तो शाम के 7 बज चुके हैं। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी कि भूगोल पढ़ रहे हैं और आज हम लोग इकाई 1 का पढ़ने वाले हैं पार्ट 8 यानी कि भाग 8। अब आप लोगों को लगेगा कि हम लोगों ने तो पार्ट 7 में इसे कंप्लीट कर दिया इसके क्वेश्चन आंसर के साथ भी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि भारत संसाधन एवं उपयोग एक बहुत ही लंबा चैप्टर है जिसको कई भागों में बांट करके लिखा गया है। जैसे कि खंड क में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन, इसी तरह ख है, ग है, घ ऐसे करके मतलब पार्ट वाइज इस चैप्टर को बांटा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चैप्टर छोटा है, चैप्टर लंबा है। मेन जो आपका चैप्टर है वह एक ही है, भारत संसाधन एवं उपयोग। तो ये नहीं सोचना है कि ये चैप्टर पार्ट 7 तक ही है, ये पार्ट 1 से लेकर के पार्ट आगे भी बनेंगे। तो अगर आप लोगों ने इसके पीछे वाला जो भी पार्ट बना हुआ है पार्ट 1 से पार्ट 7 तक, अगर उसे आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जा कर के देख लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक। उसे क्लिक करेंगे तो आपको लाइन से खोजना नहीं पड़ेगा, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक आपको लाइन से मिल जाएगा। साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट अगर आप कोई पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कितनी हुई है, तो वो चीज़ आप लोग काफ़ी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और हमारा चैप्टर जो है वो है प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं भूमि संसाधन के बारे में। प्राकृतिक संसाधन में भी किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं भूमि संसाधन के बारे में। सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। प्राकृतिक संसाधन का अर्थ हुआ कि वे संसाधन जिसको नेचर ने बनाया है, जिसको ऊपर वाले ने बनाया है, वो है प्राकृतिक संसाधन। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात कर लें हम लोग, तो एक तरह से जो भूमि है, तो भूमि को भी किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, उसको भी ऊपर वाले ने ही बनाया है। तो ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। जल जो है प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ पौधे प्राकृतिक संसाधन है, हम और आप भी प्राकृतिक संसाधन ही हैं। तो इन सभी प्राकृतिक संसाधन को खंड बाई खंड बांट करके हमें पढ़ना है, जिसमें मेन रूप से अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं भूमि के बारे में, मिट्टी के बारे में। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं बात को कि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको लास्ट में एक बात को ध्यान से आप समझिएगा, लास्ट में पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट में आपको लगा कि ये जो क्लास आपने किया ये क्लास आपके लिए काफ़ी अच्छा है, हेल्पफुल है, तब जाकर के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है, मेरे कोई काम का नहीं है, तो आप इसे डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगे कि इस चैनल पर डेली आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आपको लगे कि यहाँ पे मेरी पढ़ाई हो सकती है तो कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व अध्याय के अध्ययन से आप संसाधन की संकल्पना से अवगत हो चुके हैं। मतलब पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले चैप्टर को जब आपने पढ़ा होगा तो उससे आपको ये पता चल चुका होगा कि संसाधन क्या है। तो ज़रूर बिल्कुल हमें पता है कि संसाधन क्या है, इसका जिक्र हमने पार्ट 1 से पार्ट 7 तक लगातार किया है कि वे सारी वस्तुएं जिनका हम प्रयोग करते हैं, हर एक वस्तु जिनका हम प्रयोग करते हैं वे क्या है, संसाधन है। तो वही कह रहा है कि पिछले चैप्टर में हमने जो पढ़ा उससे आपको ये पता चल चुका होगा कि संसाधन क्या होता है। आगे है
यहाँ भी स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी देश की समृद्धि मतलब होता है विकास, डेवलपमेंट, उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग पर ही निर्भर है। मतलब कोई भी देश है, अगर वहाँ पे संसाधन उचित मात्रा में है, संसाधनों की कमी नहीं है, तो वहाँ पे विकास होने का दर, वहाँ पर डेवलप होने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा होती है। जिन देशों के पास तकनीक ज़्यादा है उन पे खतरा नहीं है। जिन देशों के पास संसाधन की कमी नहीं है वे हमेशा दिन दुगुनी रात चौगुनी अपने आप में वृद्धि कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। जैसे कि हाल फिलहाल 1-2 दिन पहले फ़िलिस्तीन ने इज़राइल पर अटैक किया था करीब 3000 रॉकेट लॉन्चर से। और देखिए इज़राइल के पास कितनी मतलब आज तकनीक है कि हवा में ही उन रॉकेट को वो मार के ख़त्म कर दिया। तो जहाँ पर संसाधनों की कमी नहीं है उस देश पर खतरा भी आए तो उसे वे जल्द ही निपटा सकते हैं। आज कोरोना पूरी दुनिया में छाया हुआ है, लेकिन इज़राइल एक ऐसा देश है जहाँ पे कोरोना ख़त्म हो चुका है, पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। संसाधन की संकल्पना मानवीय आवश्यकताओं को तृप्त करने वाला साधन एवं संतुष्ट करने वाली सेवाओं में यकीन करता है। यानी कि जिन देशों के पास संसाधन की संकल्पना यानी कि संसाधन की मात्रा अधिक है तो वे क्या होते हैं, वे तृप्त होते हैं। तृप्त मतलब क्या होता है? तृप्त मतलब होता है मन भर जाना, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होना। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं दूर मतलब बाहर से आ रहे हैं और गर्मी का दिन है जैसे कि इस टाइम में, और बहुत आपको प्यास लगी हो, बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो, और घर पे आने के बाद एकदम ठंडा पानी फ्रिज का हो और उसका शरबत बना दिया जाए और आपको 1 गिलास दे दिया जाए, तो पीने के बाद क्या हो जाएगा? मन प्रसन्न हो जाता है। तो आदमी कहता है कि मन तृप्त हो गया है, ठीक है ना। तो जिन देशों के पास संसाधनों की कमी नहीं है तो वे वहाँ के लोग तृप्त होते हैं और वहाँ के साधनों से लोग क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। मतलब उनको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता है। इसमें तकनीकी ज्ञान एवं संस्थाओं का भी सहयोग अपरिहार्य है। मतलब कहने का अर्थ है कि आपके पास संसाधन है, लेकिन संसाधन के पास बाद अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई तकनीक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कोई दिमाग करने वाला लगाने वाला मशीन नहीं है, तो संसाधन के रहते हुए भी आप गरीब हो सकते हैं। ये होता है ना कि आपके पास संपत्ति तो है लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है। तो जब बुद्धि नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी संपत्ति का प्रयोग कोई और करेगा, उसका लाभ कोई और उठाएगा, है, और आप क्या रहेंगे? बुर्बक रह जाएंगे। आपका संपत्ति कोई दूसरा खा जाएगा। जैसे कहा जाता है ना कि धन राजा के बाटे पवरिया। राजा है, धन उनका है, लेकिन बुर्बक राजा है तो पवरिया उसका धन बांट रहा है। तो कहने का अर्थ है कि आपके पास संपत्ति होना ही केवल जरूरी नहीं है, आपके पास संपत्ति के साथ साथ उसको प्रयोग करने का तरीका भी आना चाहिए। वही हाल है संसाधन का कि आपके पास संसाधन की तो कमी नहीं है, लेकिन संसाधन के अलावा आपके पास टेक्निक होना चाहिए, तकनीक होना चाहिए कि आप उसका सही तरीके से प्रयोग कर सकें। हम भूमि पर निवास करते हैं। सबको पता है कि हम सभी लोग ज़मीन पर निवास करते हैं। आप हैं, हम हैं, हर कोई। नीचे आप लोग देख सकते हैं ये ज़मीन है, ठीक है। हमारा आर्थिक क्रियाकलाप मतलब पैसा कमाने का जो तरीका है इसी पर संपादित होता है। यानी कि जो कुछ भी आपके घर वाले, जैसे कि आपके पापा हैं, आपके भाई हैं, या कोई भी मम्मी पापा कोई भी हो सकता है जिनसे आपका फैमिली चलता है, तो वहाँ का जो आर्थिक क्रियाकलाप है यानी कि पैसा कमाने का जो जरिया है वो भी कहीं ना कहीं तो किसी न किसी ज़मीन के हिस्से पर ही होता है। ठीक है, आप जहाँ के हैं वहाँ पे नहीं कमाते हैं, दिल्ली पंजाब हरियाणा कहीं पर जाकर कमाते हैं, तो आखिर किसी न किसी ज़मीने पर न कमाते हैं। हम विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। ज़मीन का हम लोग कई रूपों में उपयोग करते हैं। ज़मीन पर हम लोग घर बनाते हैं, ज़मीन पर हम खेती बाड़ी करते हैं, ज़मीन पर हम वृक्ष लगाते हैं, ज़मीन पर फैक्ट्री लगती है। सारा का सारा काम तो ज़मीन पर ही होता है। अतः यह
अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए हम लोग के जीवन का ये एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह प्रकृति प्रदत्त होने के कारण, यहाँ पे लिखा है प्रकृति प्रदत्त। प्रकृति प्रदत्त मतलब होता है प्रकृति के द्वारा दिया हुआ। किनके द्वारा दिया हुआ? प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक प्राकृतिक संसाधन है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है, तो आप लोग कहेंगे कि मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे आप लोग मिट्टी का चित्र देख सकते हैं, ये मिट्टी है, ठीक है ना। तो इस मिट्टी पर ही हम लोग सारा काम करते हैं। कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्यन, खनन, वन्य जीवन, परिवहन, संचार। अब इन सबको थोड़ा सा एक एक करके हम लोग देखते हैं। कृषि वानिकी यानी कि खेती करना या वन लगाना, खेती करना या वन लगाना। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक पशुचारण, पशुचारण का अर्थ हुआ पशुओं को चराना। तो यहाँ पे किसान अगर इन पशुओं को खेत से जोत रहा है तो इनको खिलाता भी होगा। यानी कि पशुचारण का अर्थ होता है कि वैसा जगह जहाँ पर पशुओं को ले जा करके चराया जाता है, जिसको चारागाह बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको कहा जाता है पशुचारण। उसके बाद है मत्स्यन यानी कि मछली पालन। मत्स्यन मतलब मछली का पालना। जैसे कि आप ये चित्र देख सकते हैं, ये मछली है, तो मछलियों को पालना मत्स्यन कहलाता है। खनन मतलब होता है खुदाई, यानी कि ज़मीन को खोद करके, जैसे कोयला वोयला यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जेसीबी चल रहा है यहाँ पे, और इस जेसीबी के द्वारा खुदाई चल रहा है, बालू का यहाँ पे खनन चल रहा है, तो इसको खनन बोलते हैं। ज़मीन से खोद करके जो कुछ भी निकाला जाता है उसको हम लोग खनन कहते हैं। उसके बाद है वन्य जीवन, यानी कि वन्य जीवन मतलब जंगल में रहने वाले जीव। तो यहाँ पे वो भी चित्र आप लोग देख सकते हैं, जिसमें बाघ है, हिरन है, कई प्रकार के जीव हैं जो जंगलों में निवास करते हैं, तो वन्य जीवन है। फिर उसके बाद से है परिवहन संचार, यानी कि ऐसी वस्तु जिनके माध्यम से एक जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कि बस है, ट्रक है, रेलगाड़ी है, ये सभी क्या है? परिवहन संचार है। तो ये जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो वन हो, खेती हो, पशुओं को चराना हो, मछली पालन हो, खनन करना हो, परिवहन संचार हो, ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये सारे के जो सारे वर्क हैं, वो भूमि पर संपन्न होने के कारण आखिर कहीं ना कहीं ये कहाँ पे संपन्न होते हैं? तो भूमि पर संपन्न होते हैं। तो यह एक मौलिक संसाधन है। मतलब कि देखा जाए तो ये मौलिक मतलब सबके अधिकार, सबका पर्सनल संसाधन है। मतलब कि लोगों को खेती करना, मछली पालन करना, मिला जुला के काम करके पैसा कमाना, ये सबका मौलिक संसाधन है। तो ये भी आप जो देख रहे हो, ये सारा का सारा चीज़ कहाँ पे होता है? ये सारी क्रियाएं, तो ये भी क्रियाएं होती हैं ज़मीन पर। आगे है, इतने व्यापक रूप उपयोगी होने के बावजूद यह एक सीमित संसाधन है। मतलब इतने बड़े बड़े स्तर पर हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी क्या है? ये सीमित मात्रा में। ऐसा नहीं है कि ये अनलिमिटेड है, ये अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि एक सीमित संसाधन है। अस्तु यह आवश्यक है कि उपलब्ध भूमि का विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सावधानीपूर्वक एवं नियोजित रूप से उपयोग किया जाए। इसलिए हम सभी का ये फ़र्ज़ बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि हम संसाधनों का प्रयोग करें, तो वो कैसे करें? सावधानीपूर्वक करें और नियोजित तरीके से करें। नियोजित तरीके मतलब कि बर्बाद न करें, उसको बस यूज भर प्रयोग किया जाए संसाधनों का। अगर कहीं भी आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जा कर के कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, आप ज़रूर पूछिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइए। इसके पीछे वाले चैप्टर का जो पीडीएफ है क्वेश्चन आंसर का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसका पीडीएफ मैंने वहाँ पे डाल दिया है। अगर आप चाहते हैं उसको ले लेने के लिए तो वहाँ पे चले जाइए। वैसे ही कई प्रकार के क्वेश्चन और पीडीएफ को जानने के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है।
कई भौतिक स्वरूप हैं, जैसे पर्वत, भूमि के अंतर्गत पर्वत आता है, पठार आएगा, मैदान आएगा, निम्न भूमि और घाटियाँ। चलिए सबका पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले है आपका पर्वत। तो पर्वत क्या है? तो पर्वत यानी कि ये पहाड़ है, पर्वत या पहाड़। पठार ये पठार है, मैदान ये मैदान है। तीनों में चलिए अंतर हम लोग समझते हैं कि पर्वत, पठार और मैदान में क्या अंतर होता है। पर्वत जो होता है वो यहाँ पे आप देखिए ये नुकीला होता है, मतलब ऊपर पतला होता है और सबसे ऊंचा होता है, ठीक है ना। सबसे ऊंचा होता है और क्या होता है? पतला होता है। कौन? तो पर्वत। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। पठार क्या होगा कि ये पर्वत से थोड़ा छोटा होगा, लेकिन ये ऊपर जो ये त्रिकोण जो बना है ना, इस डिजाइन का नहीं होगा। यहाँ से ये चिकना हो जाएगा, मतलब देखिए यहाँ पे ये बराबर ज़मीन हो जाएगा, ऊपर जाकर के ऊंचाई तक तो जाएगा लेकिन ऊपर बराबर हो जाएगा ऐसे। मतलब इस पर आप लोग घर बना के रह सकते हैं। ये पठार है, लेकिन यही पहाड़ है तो ऐसे हो जाएगा जाकर के। और समतल मैदान जो होता है वो एकदम देखिए ज़मीन जो इस पर हम लोग रहते हैं एकदम बराबर ज़मीन है, ठीक है ना। तो ये मैदान है। तो सबसे ऊंचा होता है पर्वत या पहाड़ कहिए, उसके बाद होता है पठार, लेकिन ये बराबर होता है ऊपर से, समतल होता है ऊपर जा कर के, और मैदान बिल्कुल समतल होता है। फिर होता है निम्न भूमि। निम्न भूमि मतलब होता है ना ज़मीन का ने फट जाता है, जैसे ज़मीन का आपको फटा हुआ ज़मीन देखे होंगे, ऐसे देख रहे हैं ना, ज़मीन फट गया है, इसको निम्न भूमि बोलते हैं। और घाटी का अर्थ होता है कि दो पहाड़ियों के बीच का जो जगह है ना, उसको हम लोग कहते हैं घाटी। ये है हमारी घाटी, ठीक है ना। ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, और इसके बीच में जो नदी बह रही है इसी को कहते हैं घाटी, कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद है तो ये भी पर्वत है, चाहे पठार है, ये सभी किसके अंग हैं? ये ज़मीन के अंग हैं। ये विविध स्वरूप जलवायु से भी प्रभावित होते हैं। किससे प्रभावित होते हैं? जलवायु से। भारत भूमि संसाधन में संपन्न है। भारत जो है वो किस में संपन्न है? तो भूमि संसाधन में, मतलब कि यहाँ पे जो ज़मीन है वो ज़मीन उपजाऊ है, बेकार ज़मीन इंडिया में नहीं है। बहुत और अमेरिका है, रूस है, लेकिन उनके पास सारे ज़मीन यूज नहीं हो पाते हैं। कहीं पे मरुस्थल ज़्यादा है तो कहीं पे बर्फ़ गिर रहा है, मतलब सारे ज़मीन का यूज नहीं होता। लेकिन इंडिया में लगभग सभी ज़मीन का प्रयोग किया जाता है। आगे है, यहाँ कुल उपलब्ध भूमि के लगभग 43% भाग पर मैदान का विस्तार है। यानी कि टोटल ज़मीन का 43%, यानी कि ये हो गया, मान लीजिए आपका ऐसे, मान लीजिए इसका बंटवारा हमने कर दिया। आपकी किताब में ऐसे एक पिक्चर बना होगा, तो इसमें 43% जो है वो क्या है? 43% है मैदान, यानी कि समतल ये मैदान है 43%, केवल 100% पे। और जो कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए उपयोगी, यानी हमारा घर, कंपनी, फैक्ट्री जो कुछ भी है वो 43% में ही है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद से आपका आता है पहाड़। अब पहाड़ देखिए कितने एरिया में फैला है, 30%, यानी कि 43% जो है वो आपका मैदान और 30% आपका क्या हो गया? पर्वतीय क्षेत्र है, जो 12 मासी यानी कि 12 महीने नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए, पर्यटन मतलब होता है जहाँ पे लोग तीर्थ यात्रा घूमने के लिए जाते हैं, उसको पर्यटन स्थल कहते हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ मुहैया कराती है। यह पारिस्थितिकी संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं, 3 4 7 73% हो गया। और बचा कितना अब? तो इसमें बचा 27%। तो 27% भाग पर अब देखिए क्या है, तो 27% भाग पर है पठार। जैसे कि ज़मीन का 3 हिस्सा है मेन रूप से,
पर्वत, पठार और मैदान। तो मैदान हो गया आपका 43% और पर्वत हो गया आपका 30% और 27% आपका पठार हो गया। देश का 27% भूभाग पठार के रूप में विस्तृत है, जहाँ खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा के कोष हैं। मतलब कि इन पठारों पे हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें खनिज मिल जाएगा, जीवाश्म ईंधन मिल जाएंगे और वन संपदा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जंगल की प्राप्ति हो जाती है। तो समझिए बात को कि ज़मीन का 100% भाग 3 भाग में कैसे कैसे बटा है। तो इन तीनों को याद रखिएगा कि हमारा जो ज़मीन है वो 43% यानी समतल मैदान, पर्वत जो है वो 30% है और पठार जो है 27% है। अब फिर आज का हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है मृदा निर्माण, यानी कि मृदा मतलब मिट्टी, और मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, क्या होता है, मृदा क्या होती है, इन सारी चीज़ों को चलिए हम लोग पिक्चर के माध्यम से फिर आगे पढ़ते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। पारितंत्र मतलब होता है पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण, यहाँ पे मैंने एक चित्र भी लगाया है। ये पर्यावरण का अर्थ हो गया पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु, मतलब कहने का अर्थ है हमारे चारों ओर का वातावरण पारितंत्र कहलाता है। तो इस पर्यावरण का जो मिट्टी है एक महत्वपूर्ण घटक है, भाग है। असंगठित पदार्थों में से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पहली परत मृदा कहलाती है। जैसे कि इसके पार्ट 1 में हमने समझाया था कि अगर ये मिट्टी है तो मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है वो मृदा कहलाता है, और ऊपर से लेकर के नीचे तक का जो भी है, जितना नीचे है, टोटल मिट्टी के अंतर्गत आता है। लेकिन इस मिट्टी का जो ये ऊपरी परत है, ये ऊपरी वाली परत, इसको कहते हैं मृदा। आ रहा है समझ बात, ये है मृदा। मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अब आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में तो पता होगा ही, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो पार्ट 1 जरूर देखें, वहाँ पे आपको पूरा समझाया गया है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इसलिए मैंने बोला कि पीछे जितने भी वीडियो अपलोड्स हो चुके हैं उन सारे वीडियो को आप लोग देखिए और उसे कंप्लीट कीजिए। तो मिट्टी जो है, यहाँ पे जो आप मिट्टी ये देख रहे हैं, तो मिट्टी का जो ये ऊपरी सतह है ये है मृदा, ठीक है ना। और ये मिट्टी जो है एक नवीकरणीय संसाधन है, मतलब कि ये कभी ना समाप्त होने वाला संसाधन है। ये दिन प्रतिदिन बनते जाता है, ऐसा नहीं कि मिट्टी फिक्स है, जितना है उतना ही है। ये हर पल कुछ न कुछ बनता है, हाँ धीरे धीरे बनता है लेकिन बनता ज़रूर है, और यह भी एक प्राकृतिक संसाधन ही है, ठीक है। आगे है, यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव का अर्थ हुआ विभिन्न प्रकार के जीव समुदायों का पोषण भी करती है। पोषण मतलब होता है उसका पालन पोषण, उसको पालना। मृदा में निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करता है, यानी कि मिट्टी इन पौधों को सुरक्षा तो देती ही है, इन्हें तो पालती ही है, साथ ही साथ ये इनके क्रियाकलाप, मनुष्य के क्रियाकलाप को भी प्रभावित करती है और देश की नियति मतलब होता है भाग्य का भी निर्धारण करता है। यानी मिट्टी से देश का भाग्य का निर्माण होता है। मान लीजिए कि मिट्टी बहुत है लेकिन उपजाऊ नहीं है, उसमें आप खेती नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ पे घर नहीं बना सकते हैं, मतलब उसका यूज नहीं कर सकते हैं, तो फिर उस मिट्टी का होना ना होना क्या फ़ायदा है। कहने का अर्थ है कि राजा थे, उनको 52 बीघा ज़मीन था और घर में खाने के लिए अन्न नहीं था, तो क्या फ़ायदा था उस ज़मीन का। वही हाल है, इसके नष्ट होने के साथ संपत्ति एवं संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाते हैं। यानी कि जहाँ पे मिट्टी नष्ट हो जाए तो संपत्ति तो बर्बाद होगा ही, संस्कृति भी बर्बाद हो जाता है। अतः मृदा एक जीवन तंत्र है, मतलब जीवन देने वाला एक हिस्सा है। आगे है, मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी थोड़े ही समय में बन जाती है, इस मिट्टी को बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में
लाखों वर्ष लग जाते हैं। थोड़ा सा यानी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। ऐसा नहीं कि फट से ज़मीन बन जाता है। चट्टानों के टूटने, फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा निर्माण होता है। मृदा निर्माण कैसे होता है? तो चट्टान जब टूटेंगे, फूटेंगे, भौतिक रासायनिक क्रियाएं होंगी तो मिट्टी का जाकर निर्माण होता है। भूगोलविद, भूगोलविद मतलब जो भूगोल के बारे में जानकारी रखते हैं उनको भूगोलविद कहा जाता है। इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानते हैं। वो मानते हैं कि मिट्टी बनती है बहुत ही धीमी प्रक्रिया से, वो तेज़ी से नहीं बनती है। अब है मृदा निर्माण के कारक। अब मृदा को बनने के लिए, मिट्टी को बनने के लिए क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे कुछ उसके कारक दिए गए हैं। चलिए समझते हैं। पहला है उच्चावच या धराकृति, यानी देखा जाता है कि मिट्टी की ऊंचाई कितनी है या उस पृथ्वी की आकृति कैसी है। मूल शैल या चट्टान कैसा है, जलवायु क्या है, वनस्पति मतलब वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, जैव पदार्थ यानी जीव कैसे हैं, खनिज कण कैसे हैं और टाइम के सारे चीज़ों को देख करके एक मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद है तापमान में परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया यानी बहने वाला पानी, पवन यानी हवा, हिम नद यानी बर्फ का नदी, अपघटन मतलब टूटना फूटना। अन्य ऐसी क्रियाएं भी ऐसे तत्व हैं जो मृदा निर्माण में सहयोग करती हैं। मृदा निर्माण में जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन की भी अहम भूमिका होती है। यानी कि अगर हम बात करें तो मिट्टी के निर्माण में जैविक क्रियाएं तो होती ही हैं, रासायनिक क्रियाओं की भी भूमिका कम नहीं होती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मृदा निर्माण में जैव यानी ह्यूमस यानी गर्मी और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों टाइप के चीज़ मिल करके मिट्टी का निर्माण करते हैं। जैव अजैव के बारे में भी आपको पढ़ाया गया है, इसलिए पीछे जितने भी पार्ट पढ़ाए हुए हैं, अगर पहली बार इस वीडियो पे है तो पीछे वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, उसको लाइन से पहले तैयार कीजिए, ठीक है ना। और टेलीग्राम से जुड़ करके जो भी प्रश्न हो, जिस विषय से प्रश्न हो, आप उसी पर सवाल पूछेंगे, उसी पर हम रिप्लाई आपको देंगे। मृदा निर्माण की प्रक्रिया के निर्धारक तत्व उनके रंग, गठन, गहराई, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा को निम्नवत बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। तो इस तरह आज के क्लास में हमने पढ़ा मिट्टी के निर्माण के बारे में, भूमि संसाधन के बारे में। फिर इसके अगले पार्ट में यानी पार्ट 9 को अगले क्लास में कल फिर से मिलेंगे, पढ़ेंगे। कल से जो क्लास होगा वो क्लास आप लोगों का सुबह 7 बजे, यानी कि शाम का जो 7 बजे चल रहा है वो सुबह में ही 7 बजे से चलेगा, क्योंकि शाम को नेटवर्क उतना अच्छा नहीं रह रहा है, जिसके चलते काफ़ी समस्या हो रही है। सो हम लोग कल से सुबह 7 बजे से इसको शुरू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और फिर